ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी का फोर्थ पार्ट दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। इस वीडियो के पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन को अच्छे तरीके से कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड ये वीडियो का जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी को देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज टू सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम गिवन डोज इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, सो जब हम कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो उस मेडिसिन या ड्रग में से कितना परसेंटेज, कितना अमाउंट, कितनी मात्रा हमारे ब्लड के अंदर पहुंचती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट ने 100 mg टैबलेट लिया तो वो 100 mg टैबलेट उसके माउथ से स्टमक में चले जाएगा। स्टमक में जाने के बाद वो 100 mg टैबलेट में से तकरीबन 20 mg टैबलेट लीवर डिस्ट्रॉय कर देगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के द्वारा, और कुछ ना कुछ हिस्सा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है स्टमक के अंदर वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पे 100 mg में से 20 mg तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी 80 mg टैबलेट बचा है हमारे स्टमक में। तो वही 80 mg टैबलेट क्या होगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा। तो जितना अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच रहा है उतने अमाउंट को ही हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। होप आपको इसका डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो जितने भी ओरल ड्रग्स होते हैं जैसे कि कैप्सूल, टैबलेट, सिरप्स, इमल्शन, सस्पेंशन, इन सब का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो कभी भी 100% नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम माउथ के ज़रिए जब भी लेते हैं तो यहाँ पे माउथ के ज़रिए लेने के बाद लीवर या फिर हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड होता है कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए ओरल ड्रग के अंदर हमें कभी भी बायो अवेलेबिलिटी 100% देखने नहीं मिलता। लेकिन अगर इंट्रावेनस ड्रग अगर हम ले रहे, यानी कि कोई भी ड्रग को जब हम इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनसली इंसर्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो वो पर्टिकुलर ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो पूरा का पूरा 100% होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी ड्रग को इंट्रावेनस के थ्रू ले रहे तो वो ड्रग क्या होता है, इंजेक्शन से निकल कर सीधा हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इसीलिए जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो इंट्रावेनस रूट की 100% होती है, और जो ओरल रूट होता है उसका 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो होप आपको ये जो डेफिनेशन है और जो इंट्रोडक्शन था बायो अवेलेबिलिटी का वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी के ग्राफ के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है ये दो चीज़ों के बीच में बना है। पहला है टाइम जो कि एक्स एक्सिस पर है, दूसरा है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड जो कि वाई एक्सिस पर प्रेजेंट है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए हम एक ड्रग का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल ड्रग जिसकी क्वांटिटी है 100 mg। ये जो पैरासीटामोल ड्रग है जिसकी क्वांटिटी 100 mg है, ये ड्रग कोई भी पेशेंट या कोई भी ह्यूमन बींग दो तरीके से ले सकता है। पहला होता है इंट्रावेनस रूट यानी कि इंजेक्शन के जरिए, दूसरा है ओरल रूट यानी कि टैबलेट, कैप्सूल या सिरप्स के जरिए। अगर कोई भी पेशेंट इस पैरासीटामोल टैबलेट जिसकी क्वांटिटी 100 mg है, अगर इसे इंट्रावेनस रूट के जरिए लेता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, जो भी बायो अवेलेबिलिटी का ग्राफ है इंट्रावेनस रूट का वो हमें काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट हमें दिख रहा है वो तकरीबन 100 mg का दिख रहा है, यानी कि पेशेंट ने जितना ड्रग लिया उतना सेम अमाउंट ऑफ ड्रग हमें ब्लड के अंदर भी दिख रहा है। इससे हमें क्या समझ रहा है कि कोई भी ड्रग हो, चाहे पैरासीटामोल हो या कोई भी ड्रग, अगर उस ड्रग को हम इंट्रावेनस रूट के जरिए लेते हैं तो वहाँ पे हमें जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ड्रग की हमें वहाँ पे 100% देखने मिलती है। लेकिन ये सेम ड्रग, सेम पैरासीटामोल ड्रग जिसकी क्वांटिटी 100 mg है, अगर इसे मैं ओरल रूट के जरिए लूँ तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ है वो काफ़ी छोटा देखने मिल रहा है। ये जो ओरल रूट का ग्राफ है इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो तकरीबन 60 mg हमें देखने मिल रही है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिला कि जो पैरासीटामोल ड्रग है उसे अगर हम इंट्रावेनस रूट के जरिए ले रहे हैं तो वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी 100% दिख रही है, लेकिन उसी सेम पैरासीटामोल ड्रग को जब हम ओरल रूट के जरिए लेते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। ये जो ग्राफ ओरल रूट का हमें दिख रहा है, ये ग्राफ के अंदर जो भी स्पेस है, ये कर्व के अंदर जो भी स्पेस हमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल रूट। और जो भी स्पेस हमें इंट्रावेनस रूट के अंदर दिख रहा है, ये वाले स्पेस को हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावेनस रूट। अब इसी ग्राफ से हमें फॉर्मूला भी मिल जाता है बायो अवेलेबिलिटी का, जो कि होता है बायो अवेलेबिलिटी इक्वल्स टू AUC ओरल अपॉन AUC इंट्रावेनस इनटू 100।
यहाँ पे जो AUC है इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, और यहाँ पे जो आपको F साइन दिख रहा है ये F का मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी। सो ये तो था बायो अवेलेबिलिटी ग्राफ, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से किसी भी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। सबसे पहला होता है फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग। लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग, देयरफॉर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड ड्रग्स आर हायर एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म। अगर हम बात करें किसी भी ड्रग के फिजिकल फॉर्म की, तो जो लिक्विड ड्रग होता है, यानी कि ऐसा ड्रग जो लिक्विड फॉर्म में हो, वो हमारे बॉडी में काफ़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए लिक्विड ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड ड्रग की, यानी कि ऐसा ड्रग जो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी बेकार तरीके से एब्जॉर्ब होता है, काफ़ी स्लो एब्जॉर्ब होता है, और इसी वजह से सॉलिड ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ड्रग थोड़ा सा कम होता है। सेकेंड है पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग। इफ पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इज स्मॉल देन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज हाई। अगर कोई भी ड्रग का जो पार्टिकल साइज स्मॉल है तो उस ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी होगा वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। नॉन आयोनाइज्ड ड्रग हैव बेटर बायो अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग। ऐसा ड्रग जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा ड्रग जो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि उस ड्रग के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव साइंस होते हैं, तो वहाँ पे उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम डेली लाइफ में अपने खाने में यूज़ करते हैं, वो जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये जो NaCl है इसको हम बोलते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म या फिर नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। इसके ऊपर कोई भी आयंस नहीं होते, तो ये जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है ये हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर इसी सोडियम क्लोराइड को, इसी NaCl को अगर मैं तोड़ दूँ किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा और इसे कन्वर्ट कर दूँ Na+ और Cl- में, तो ये जो Na+ और Cl- है ये होता है आयोनाइज्ड फॉर्म, और ये जो आयोनाइज्ड फॉर्म है हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी लेट एब्जॉर्ब होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी बेकार होती है, और इसी वजह से आयोनाइज्ड ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव हायर बायो अवेलेबिलिटी, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैव लोअर बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, सो कोई भी ड्रग जब हम पेरेंटल रूट के जरिए लेते हैं तो उस ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर उसी ड्रग को हमने ओरल रूट के जरिए लिया तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, अगर पैरासीटामोल को हमने इंजेक्शन के थ्रू लिया तो उस पैरासीटामोल की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हाई रहेगी, लेकिन उसी पैरासीटामोल के टैबलेट को अगर हमने ओरल रूट के जरिए लिया तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग। सोल्यूशन एंड सस्पेंशन हैव हायर बायो अवेलेबिलिटी, टैबलेट एंड कैप्सूल्स हैव लोअर बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करें डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग की, सो जो सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस होते हैं इनकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर हम टैबलेट और कैप्सूल की बात करें तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन काफ़ी लो होती है। नेक्स्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। हाइड्रोफोबिक ड्रग हैव हायर बायो अवेलेबिलिटी एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग हैव लोअर बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम बात करें किसी भी ड्रग के सॉल्युबिलिटी की, तो जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। द ड्रग विच passes through first pass metabolism have lower bioavailability and the drugs which do not passes through first pass metabolism have higher bioavailability। अगर हम बात करें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की, तो ऐसे ड्रग जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं उन ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन ऐसे ड्रग जिनके ऊपर कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का अफेक्ट नहीं होता तो वो ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। सम एंजाइम्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। फॉर एग्जाम्पल सम लीवर एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम P450 decreases the bioavailability, amylase enzyme increases the bioavailability of carbohydrates। अगर हम बात करें एंजाइम्स की, सो बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो किसी भी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल लीवर एंजाइम, हमारे लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम P450। ये जो एंजाइम होता है ये किसी भी ओरल ड्रग का जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको काफ़ी कम कर देता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उनका बायो अवेलेबिलिटी ये काफ़ी अच्छा कर देता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिजीज, लीवर डिजीज कैन डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी डिजीज प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिजीज या फिर कोई लीवर डिजीज है, तो उस पेशेंट के अंदर ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। सो ये तो था फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स यानी कि बायो अवेलेबिलिटी के नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।